सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आपने लास्ट की जो सीरीज है वो देखी होगी, जो हम टाटा कर्व ईवी से दिल्ली से मनाली गए थे। मनाली से हमने चंद्रताल लेक किया था वहाँ पे, और फिर वापस हम मनाली से गए थे शिंकुला पास। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे हो तो भाई जाके व्लॉग देख लीजिए। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस डली हुई हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी पहली थी चंद्रताल जाने वाली, मतलब पहली टाटा कर्व ईवी और पहली इलेक्ट्रिक कार इंडिया के अंदर जो चंद्रताल लेक गई थी। और शिंकुला पास पे भी अपनी गाड़ी पहली थी जो शिंकुला पास गई थी, इलेक्ट्रिक कार और टाटा कर्व ईवी, ठीक है। मेरे बाद कोई गया हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से पहले कोई नहीं गया था। मेरे को आए हुए वहां से 1 महीना हो चुका है, 1-1.5 महीना। अभी क्या है ना कि वो गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और वो इरफान भाई ने परचेज करी थी। तो आज हम इरफान भाई से ऑनरशिप रिव्यू लेने जा रहे हैं और 10,000 किलोमीटर। और इरफान भाई बता भी रहे थे कि उनकी दूसरी सर्विस भी हो चुकी है, 7,500 किलोमीटर पे होती है। तो अभी हम 10,000 किलोमीटर का पूरा ऑनरशिप रिव्यू लेने जा रहे हैं। तो इरफान भाई बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा कर्व ईवी को लेके। चलते हैं सीधा इरफान भाई के पास। हाँ तो इरफान भाई, कितना चल गई गाड़ी? भाई गाड़ी चल गई है हमारी 9,500 किलोमीटर के आसपास। 9,500 मतलब लगभग 10,000 कंसिडर कर सकते हैं। 10,000 कंसिडर कर सकते हैं। सही। 10,000 नहीं तो 9,500 तक चली गई है। दो सर्विस हो गई है, सेकंड सर्विस भी हो गई है। तो भाई फिलहाल जो है गाड़ी की कंडीशन फिलहाल तो यह है, ठीक है। और इरफान भाई ने इसको 10,000 किलोमीटर चला दिया है। और अभी तो हमने साथ में ही ट्रिप करी थी। ये एक दिन में हम स्पीति पहुंच गए थे, एक दिन लद्दाख पहुंच गए थे क्योंकि चंद्रताल तो उसमें पड़ता है स्पीति में। हाँ, उसके बाद फिर ये एक बार हाईवे का भी करके आ गई है, एक छोटा सा बताया था, वहाँ गई थी, झांसी गई थी। तो चल रहा है, मतलब सही चल रहा है। बाकी सिटी में ही चली है मोस्टली। तो भाई जनता के कुछ सवाल हैं, ठीक है। जनता के सवाल हैं गाड़ी को लेके कि भाई गाड़ी का रिव्यू जानना चाह रहे हैं। 10,000 किलोमीटर पे क्या रिव्यू है, ओनरशिप रिव्यू क्या है। तो भाई जैसे कि भाई गाड़ी इरफान भाई तुमने खरीदी है तो तुम ही ज़्यादा बेहतर बता पाओगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, पूछो क्या सवाल है। भाई सवाल काफी सारे हैं, बस आप रेडी रहो जवाब देने, ठीक है भाई। जनता के सवाल हैं भाई। टाटा कर्व जो है ना आजकल इंडियन रोड पे जो चल रही है, तो उसको लेके लोगों को काफी ये है कि 10,000 किलोमीटर बाद क्या रिस्पॉन्स है ओनर का। भाई 10,000 किलोमीटर बाद तो अभी मैं गया था सर्विस सेंटर पे। अच्छा। तो मैं पूछ रहा था उनसे कि भाई सेकंड सर्विस के लिए कोई गाड़ी आई है। तो एटलीस्ट जिस शोरूम से मैं करा रहा हूँ सेक्टर 14 टाटा.ईवी, वो बोलते कि ये तो पहली गाड़ी होगी कर्व जो सेकंड सर्विस के लिए आई है। तो ये है कि अब मेरे को काफ़ी क्लैरिटी, आइडिया समझ आ गया गाड़ी के बारे में, गाड़ी की प्लस माइनस। शुरू में 1,000-1,500 किलोमीटर में फिर भी इतना समझ नहीं आता, बट 9-10 हज़ार चला के तो काफ़ी आइडिया पड़ जाता है। तो भाई गाड़ी में कोई कमियां खूबियां, मतलब ऐसी कोई कमी जो 10,000 किलोमीटर में लगी तुमको, मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, ऐसी कोई कमी? यार मेन तो वही है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस। मैंने बताया था ना कि मैं जैसे हुंडई यूज़ कर रहा था, तो हुंडई और टाटा में बहुत डिफरेंस है आफ्टर सेल सर्विस में। तो वही है। अब जैसे कमियों में, अब जैसे ये वाइपर जो है इसके, है ना, ये जब मैंने गाड़ी ली थी तभी से इनमें प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, ये वाइपर क्लीन नहीं करते वाइपर, समझा। इसके ना रबड़ में प्रॉब्लम है। हाँ, रबर में प्रॉब्लम है। हर बार बहाना लगा के भेज देते हैं गाड़ी इसको। भाई जब तुम्हें डिलीवरी के टाइम से प्रॉब्लम है तो इनको ठीक करके दो, चेंज करके दो। ये छुटपुट चीज़ें हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो चैलेंज है। बाकी कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज, कभी इधर उधर, कभी कोई चीज़ चल रही है, कोई बंद हो जा रही है। बेसिक कोई इतना बड़ा नहीं है। और मेन तो वही है, ये जो प्रॉब्लम इधर की है मैंने पहले भी बताई थी, दरवाजे में जो गैप आ रहा है, पैनल गैप भी है। जैसे देखो यहाँ पैनल गैप है। अच्छा। दूसरा ये मडगार्ड मैंने लगवा लिया है, मडगार्ड लगवाने के बाद भी मिट्टी आ रही है। अच्छा, मड फ्लैप लगाने के बाद भी मिट्टी पूरा यहाँ पे दिख रही होगी, पूरी गंदी हो रही है गाड़ी। इसीलिए गाड़ी मैंने वॉश नहीं कराई कि मतलब। तो ये तो वॉश कराने के बाद जैसे ही कीचड़ में जाती होगी तो जैसे ही एकदम बिल्कुल कीचड़ नहीं, हल्का पानी में भी जाएगी। तो इसका टायर इतना बड़ा है ना, और ये मडगार्ड इन्होंने शोरूम से ही लगवाए हैं मैंने, लेकिन उसके बाद कोई फायदा लग नहीं रहा भाई, मडगार्ड फायदा नहीं है इसका। समझा। और ये गैप जो बता रहे थे, ये गैप है कि इन दोनों के बीच में गैप बढ़ने मतलब होने ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है और ये थोड़ा सा पीछे है। और सर्विस सेंटर वाला बोलता है कि ये तो टाटा है, इसमें तो ऐसे रहेगा ही। अच्छा, मतलब ये बोल के टरका दिया टाटा है तो इतना तो बनता है। और ये देखो जैसे ये, अच्छा अंदर मिट्टी आ रही है भाई, ये देखो अंदर मिट्टी घुस रही है इसके अंदर, गेट के अंदर। अच्छा, ये मिट्टी घुस रही है अंदर पूरी की पूरी ना, ये देखो। और ये अंदर भी जा रही है यहाँ पे मिट्टी। सवाल जवाब करते हैं भाई। पहले तो ये है कि भाई कर्व क्यों ली, कर्व ही क्यों ली?
यार हाँ। मेरे को ना इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी थी। अच्छा, मतलब ये था, ये तो तुम्हें पता ही है कि मेरे को मतलब इस क्या टाइम, सोच के लगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लेनी ये है? मेरी दिल्ली में रनिंग अच्छी खासी है। अब अच्छा, गाड़ी 2 सितंबर को ली थी, 2 अक्टूबर, दो समझा। नवंबर 2.5 महीने हुए हैं गाड़ी को लिए हुए। 2.5 महीने में गाड़ी देखो आप 9,5-10 हज़ार चल चुकी है, और मोस्टली इसमें सिटी में चली है। तो मेरी सिटी में रनिंग अच्छी खासी है, घर पे भी रनिंग अच्छी खासी है। तो मुझे ऐसी चाहिए थी एक गाड़ी जो ऑटोमेटिक हो हम्म। सिटी के लिए, और दूसरा जिसका कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो, ठीक है। तीसरा ईवी का मैं बहुत टाइम से इसलिए भी सोच रहा था कि पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक ठीक है, अब वो बहस में पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो है ना 0% स्मोक। हाँ, ये तो है भाई, तो ये भी स्मोक एक तो रीज़न था 0% है इसका। कि इसका मतलब एटलीस्ट चलते हुए में तो पोल्यूशन नहीं कर रही है। तो कितनी रनिंग है भाई भाई आप रनिंग डेली का की? लगा कि महीने की मेरे ख्याल से आ गई रनिंग 3-3.5 हज़ार किलोमीटर, तो डेली 100 किलोमीटर तो है डेली ही 100 किलोमीटर जा रही रनिंग? है। फिर तो मतलब उस हिसाब से इलेक्ट्रिक हाँ बेस्ट लगी है। हाँ। और ये कौन सा मॉडल है, मतलब अगर मॉडल की बात करी जाए तो? मतलब वैसे तो ये मुझे पता ही है, हाँ लेकिन हाँ, फिर भी। ये मतलब ये टॉप मॉडल है टॉप मॉडल है? इलेक्ट्रिक का, कर्व का। इलेक्ट्रिक कर्व हाँ, का टॉप मॉडल है? 55 किलोवाट आवर 55 बैटरी का, किलोवाट अच्छा। क्या कहते हैं, एम्पावर्ड प्लस ए। समझा। तो एम्पावर्ड प्लस ए में एडास वगैरह सब कुछ है। तो ये टॉप मॉडल है अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे भाई तुम? भाई। हाँ, इससे पहले मैं चला रहा था हुंडई की वेन्यू, उससे अच्छा, पहले मैं चला रहा था हुंडई की ग्रैंड आई-10। ग्रैंड आई 10। तो ग्रैंड आई-10 तो हुंडई पे मैं मतलब काफ़ी टाइम से चला ही रहा हूँ। वेन्यू को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वेन्यू मैंने बेची नहीं है। वेन्यू 2022 में मैंने खरीदी थी, 23-24 2 साल ही हुए हैं। और वो पेट्रोल थी? वो पेट्रोल थी। फिर पेट्रोल और से ईवी पे आने का बाद यही था कि डेली की रनिंग जो हाँ है डेली, ज्यादा? क्योंकि वो मेरी डेली यूज़ में वही गाड़ी यूज़ हो रही थी, और वो मैनुअल है। समझा। तो मैंने वो बेची नहीं है, घर पे ही है, घर पे यूज़ हो रही है। बट ये है कि हाँ, मेन तो रीज़न यही था इलेक्ट्रिक का कि कॉस्ट ऑफ रनिंग कम। और अगर इसकी हम एक्सपायरी की बात करें तो मतलब कितना साल हम इसको रख सकते हैं गाड़ी को? ईवी का क्या है, मतलब दिल्ली में लेके दिल्ली एनसीआर में, कि इसकी वैलिडिटी क्या है? जैसे कि पेट्रोल पे 15 साल है, डीजल पे 10 साल है, तो ईवी का क्या है? वैसे तो इसकी आरसी मेरे को आई नहीं है, अच्छा, आरसी नहीं लेकिन आई? मेरे को जो पता, मतलब जो मैंने पता किया ये है कि आरसी तो इसकी 15 साल की बन के आएगी। अच्छा अच्छा, 15 की है हाँ, ये? 15 की ही आएगी। लेकिन क्योंकि ये जो पेट्रोल डीजल गाड़ी पे जो 15 साल और 10 साल का है, वो इस वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से। अच्छा अच्छा, उसका मेन रीजन है पॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं तो इसको 15 साल से भी ऊपर चला 15 सकते साल हैं? से ऊपर भी चला सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया वो चलाने का, दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका बैटरी का। तो वो भी चल सकती है 15 साल से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करी जाए इसकी वारंटी की, बैटरी वारंटी की, तो हम्म। उसका क्या सीन है? मतलब बैटरी की वारंटी हाँ, कितना दे रही है तो वही कंपनी? मैं कह रहा हूँ, ये दोनों सवाल एक ही साथ हैं, हाँ। एक साथ ही कवर हो सकते हैं। कि जैसे एक तो ये है कि सरकार की तरफ से 15 साल तो आरसी पे आ ही रहा है। दूसरा क्या कहते हैं कि ये अपना उसके अलावा भी तुम एक्सटेंड, मुझे लगता है हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है। बट बैटरी का ये है कि गवर्नमेंट ये टाटा जो है दे रही है 8 साल 1,60,000 किलोमीटर 8 साल बैटरी पे। पहले हो जाए या फिर 1,60,000 हाँ, पहले हो किलोमीटर जाए पहले हो जाए तो? 8 साल 1,60,000 बैटरी पे, और क्या कहते हैं अपना ये भी मोटर पे भी 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर ये दे रही है। तो जिस हिसाब से तुम्हारी रनिंग है हम्म महीने की 3,000 हम्म किलोमीटर है ना, हम्म तो उस हिसाब से 1,60,000 कितने दिन में हो जाएंगे? 3,000, मतलब वही आप मान लो 5 साल 6 साल 5 साल में हो जाएंगे। बट ये है कि इसमें एक फ़ायदा है, अगर कोई अभी वो वाली गाड़ी लेता है एमजी की, अगर विंडसर ले रहा है, तो उस पर लाइफ टाइम वारंटी आ रही है बैटरी की। अच्छा, विंडसर पे? हाँ, बट लेकिन मेरे को उसका चैलेंज है नहीं, क्योंकि देखो वारंटी एक सेपरेट चीज़ होगी, लेकिन ये एक बैटरी जिस हिसाब से बनी है, तो ये बैटरी का चार्ज साइकिल एटलीस्ट 3,000 चार्ज साइकिल रहना चाहिए। और अगर ये 3,000 चार्ज साइकिल चलती है, मैं कहता हूँ अगर आप 1,500 चार्ज साइकिल भी चलती है, तो 400 किलोमीटर की रेंज है, तो ये 6-7 लाख किलोमीटर तो आराम से चलेगी। आराम से, आराम से। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई अगर गाड़ी अंडर वारंटी है, बैटरी हम्म इसकी अंडर वारंटी है, तो बैटरी चेंज होगी या फिर कुछ उसके पार्ट्स चेंज होंगे? मान लो अगर तुम्हारी बैटरी में हम्म प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी की, हम्म तो पूरी बैटरी चेंज होगी या फिर कुछ पार्ट्स उसके, ऐसा कुछ सीन? अब ये तो मैंने अभी तक, मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। मेरी बैटरी तो पिछले 10,000 किलोमीटर में बढ़िया चली है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट में मुझे ये छुटपुट चीज़ों के अलावा ना कोई प्रॉब्लम नहीं आई है गाड़ी से। मतलब प्रोडक्ट से मैं बहुत खुश हूँ। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस से शायद ना भी हूँ तो, लेकिन ये है कि डिपेंडिंग के, अगर मान लो इंडिविजुअल सेल में प्रॉब्लम है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो सेल चेंज हो जाता है।
बैटरी का। इस बैटरी के अंदर सेल्स हैं काफी सारे। हाँ सेल्स हैं, सेल्स अच्छा। है ना, तो वो सेल अगर इंडिविजुअल सेल में प्रॉब्लम है तो वो सेल्स चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज पूरी बैटरी चेंज हो जाएगी। बाकी मैं सर्विस पे गया था तो मेरे को जो पुराने ओनर्स हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल 2 2 साल से ईवी चला रहे हैं, तो वारंटी में जिसकी भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई है बैटरी में तो पूरी बैटरी उन्होंने चेंज करी है। अच्छा, बैटरी चेंज कर दिया हाँ था। पहले वो एक ओनर मेरे को बता रहा था कि उसको चेंज करके रिफर्बिश्ड बैटरी डाली थी, बट फिर वो कुछ टाइम बाद वो फिर से चेंज करके ब्रांड न्यू बैटरी डाल दी थी। तो भाई जैसे कि तुम चला रहे हो, कितने महीने हो गए इसको लिए हुए गाड़ी को? 2.5 महीने हो गया। 2 महीने 8 9 दिन। तो वैसे तो देखो हम साथ में ही हमने ट्रैवल किया है, बट तुम डेली, तुम्हारा डेली का ही है, तो लगभग सिटी में कितना रेंज निकाल देती है? सिटी में शुरू में जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब ये निकाल रही थी 370 380। अच्छा। अभी ये निकाल रही है 420 430 450 तक भी निकाल देती है। 450 तक सिटी में निकाल देती है। ये हुआ है जब हम ये श्रृंखला वाली ट्रिप करके आए उसके बाद से। क्योंकि उसके बाद से मेरा भी चलाने का तरीका काफी चेंज हुआ। लॉन्ग ट्रिप पे पता चल गया कैसे चलाई जाती है गाड़ी। हाँ तो उसके बाद मान के चलो कि 420 तो कम से कम चलेगी ही चलेगी, 420 सिटी में, और उसमें फुल ट्रैफिक में, और मतलब डेली रनिंग जैसी भी है तुम्हारी भाई। और उसमें भी मैं लास्ट 10% काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 to 90 की बात कर रहा हूँ। एक और सवाल है कि भाई नेक्सॉन और पंच ना लेके यही क्यों ली? क्योंकि इलेक्ट्रिक तो वो भी है, वो भी टाटा की है। नहीं मैं तो टियागो लेने वाला था, पता तो है ही, मतलब हमारा तो डिस्कशन वही है। लेकिन भाई जनता तो हाँ भाई जनता के सामने तो सवाल जवाब होंगे ना भाई पूरे। मेरे पास तो वेन्यू थी तो मेरे को ये था कि वेन्यू है ही, बाहर जाने के लिए वेन्यू है ही, तो मेरा तो मन था कि ईवी छोटी ले लेता हूँ, टियागो ले लेता हूँ। मैं टियागो वगैरह ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका था, बुकिंग सब फाइनल कर चुका था। मेरी तो डिलीवरी डेट मतलब डिलीवरी लेने का टाइम आ गया था। फिर ऑल ऑफ अ सडन ये उस टाइम पे ही कर्व लॉन्च हुई थी। अच्छा। देख के गाड़ी मेरे को अच्छी लगी, मतलब लुक्स वगैरह मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने टियागो को थोड़ा सा कहा कि एक रुक जाते हैं थोड़ा, पहले एक बार कर्व को लॉन्च होने देते हैं। फिर ये लॉन्च हुई, इसका प्राइस आया, फिर गाड़ी लॉन्च हुई, मैंने गाड़ी देखी, मुझे गाड़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैं फिर भी सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं, तो इनफैक्ट शोरूम वाले के पास जब मैं गया ना कि भाई टियागो नहीं कर्व दिखाओ, तो शोरूम वाला कहता है सर बीच में पंच आती है, नेक्सॉन आती है। तो साथ में कहते हैं। तो ये है कि मैं टियागो इसलिए लेने वाला था कि मुझे पंच और नेक्सॉन सेंसिबल नहीं लग रही थी, क्योंकि ठीक है मतलब नहीं था मन उतना पैसा खर्च करने। तो मतलब नेक्सॉन और इसकी लुक में मतलब लगभग सिमिलर ही है अगर पीछे बूट की बात करें तो, या फिर तुम्हें कुछ अलग लगता है कि ये उससे इंटीरियर में फ्रंट तो सेम है लगभग, फ्रंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्रंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा। बैक एकदम डिफरेंट है, बैक तो पूरा लुक बहुत ही अलग है इसका। फ्रंट ऑलमोस्ट सेम है, नई वाली नेक्सॉन का इसका। और नेक्सॉन में 55 किलोवाट की बैटरी नहीं आती। नेक्सॉन में 55 किलोवाट की बैटरी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं एक ये रीजन हो सकता है कर्व लेने का कि 55। हाँ रेंज ना, यही ना कि कर्व में ज्यादा मिल जाएगी, रेंज ज्यादा मिल रही थी। अरे इसमें MG ZS EV से ज्यादा रेंज मिल रही है, और MG ZS EV इससे महंगी गाड़ी है, देती है मेरे ख्याल से। और वो इससे महंगी गाड़ी है, 27-28 लाख की गाड़ी है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि भाई नेक्सॉन वगैरह सेंस नहीं बन रही है, बट ये गाड़ी सेंस बन रही है इलेक्ट्रिक में। फिर BYD की भी थी ऑटो 3 वगैरह, बट वो फिर और महंगी हो जाती है, BYD सील और महंगी है, ऑटो 3 और उतना मुझे खर्च करना नहीं था, मैं लिमिट करना चाहता था थोड़ा 20s में। तो इरफान भाई जैसे कि गाड़ी आपको 23.5 से 24 लाख के आसपास पड़ी होगी, ठीक है, तो 23-24 लाख के आसपास तो अच्छी SUV, वो भी 4x4 में आ रही हैं, बड़ी गाड़ियां जैसे कि थार हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, XUV 700 हो गई है, तो वो सब छोड़ के ये 24 लाख रुपए में वैसे तो आ नहीं रहा टॉप मॉडल किसी का भी। अच्छा, टॉप मॉडल नहीं आ रहा ना स्कॉर्पियो का आता। स्कॉर्पियो तो मुझे लेनी ही नहीं है, मुझे कोई फ्री में भी देगा मैं नहीं लूंगा, ठीक है भाई, बुरा मानने की बात नहीं है भाई, बस मुझे नहीं पसंद है भाई। कभी स्कॉर्पियो वाले आके कमेंट में मुझे गाली देने लगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, अच्छी गाड़ी होगी, बस मुझे नहीं पसंद है, पर्सनल चॉइस है। मतलब 24 लाख में अच्छी खासी गाड़ियां आ जाती हैं SUV। जैसे 24 लाख में जो गाड़ी आ जाती है टॉप मॉडल की मैं बात करूँ, क्रेटा, सेल्टोस, ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात हैरियर भी नहीं आएगी 24 लाख में, हैरियर भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेनली यही है, क्रेटा, सेल्टोस, और सब कुछ तो इस पे आ रहा था ना कि मेरे को लेनी इलेक्ट्रिक गाड़ी। सही बात है, तो मेरे पास चॉइस उसी में से थी। तो भाई खर्चे पे आते हैं कि मतलब आप जैसे पेट्रोल गाड़ी चल रही थी पहले, अब इस पे EV पे आ गए हो, तो कितना खर्चा बच रहा है महीने का?
यार खर्चा या साल बचने का का? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये गाड़ी चली है अभी 9,500, अभी हम दिखा भी देंगे मीटर में एग्जैक्ट, मतलब 10,000 मान लेते हैं, क्योंकि 10,000 चल जाएगी चल जाएगी। दो अब चार घर दिन में। पहुंचेंगे तो हाँ वैसे 10,000 चल जाएगी, हाँ घर या 2-4 दिन में चली जाएगी। हाँ। तो 10,000 किलोमीटर का अगर मैं हिसाब लगाऊं, देखो 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। अब इसमें कुछ मैंने चलाई है, कुछ घर में भी चली है, लेकिन कोई ना कोई गाड़ी घर की चलती ही चलती है, और घर पे इस टाइम पे सारी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं। तो हमें पेट्रोल गाड़ी का कॉस्ट पड़ रहा है 7 रुपये किलोमीटर। 7 तो रुपये। 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए पेट्रोल लगता है 70,000 रुपये का। हम्म। ठीक है, 10,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के लिए इंक्लूडिंग ट्रिप वगैरह सब कुछ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा बाहर और अंदर सब मिला के 10,000 रुपये की बिजली लगी होगी। अच्छा, 10,000 रुपये की बिजली। हाँ, तो जहाँ 2 महीने में मेरा 70,000 रुपये का फ्यूल का कॉस्ट आता। 70,000 से सीधा 10,000, हाँ, मतलब सीधा 10,000 हो गए। ये 2 महीने का बता रहे हो ना? 2 महीने 10 दिन के आसपास तो का। कहीं ना कहीं, और महीने में कितने बचा रहे हो भाई आप? मैं 4,000 आप मान लो कि 30 से 35,000 के आसपास, 30,000 25 से 30,000 रुपये का मेरा फ्यूल को बच रहा है। बच रहा है। 25 से 30,000, और जितनी इसकी उतनी ही लगभग इसकी ईएमआई है। तो खैर ये तो अपनी ईएमआई तो बचा के निकाल ही दे रही है। मैं क्यों टियागो से इतना ऊपर चला भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि ईवी में मैं पेट्रोल में तो पैसे बचाऊंगा ही बचाऊंगा। ये तो था ही, ये तो हाँ पहले से डिसाइडेड था कि बहुत पैसा बचने वाला है अगर हम ईवी लेने वाले हैं। मतलब ये अगर मैं अपनी ड्राइविंग अपनी रनिंग की बात करूं, जितना मैं चलाता हूं, क्योंकि घर वाले भी चलाते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये गाड़ी अपनी आधी ईएमआई तो फ्यूल से बचा देती है। तो इरफान भाई, अगला सवाल कुछ ऐसा है कि म्यूजिक सिस्टम का तो खर्चा बच गया, क्योंकि हाँ कंपनी तो लगा के दे रही है धांसू अरे एकदम। भाई, इस हाँ, मामले में टाटा क्योंकि भाई मैंने तो सुना है भाई टियागो बहुत से ले खतरनाक है इसका। भाई टाटा टियागो में भी अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा के दे रही थी, नो डाउट अबाउट दैट। पंच में भी। और ये कौन सी कंपनी का लगा के दे रहे हैं? इसमें तो भाई इसमें तो नेक्स्ट लेवल है, JBL का। JBL का है। हाँ, प्रॉपर सबवूफर के साथ इसका म्यूजिक सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इसका भी खर्चा बचाएगा, क्योंकि अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो फिर बाहर से लगवाना पड़ता है, और वो इसके अंदर इनबिल्ट आ रहा है विद सबवूफर वगैरह। बहुत अच्छा है, मतलब बाहर से भी आप लगवाते हो तो आवाज फटती है, इसकी बिल्कुल आवाज नहीं फटती है। टच स्क्रीन इसका एकदम स्लीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कैसी भी। तो इरफान भाई, अब सवाल कुछ ऐसा है कि जैसे घर पे बोला कि भाई ईवी लेनी है, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का, मतलब जनता का या फिर घर वालों का? जनता का तो क्या करना है, सबके अपनी अपनी मतलब चॉइस ऐसे फ्रेंड्स वगैरह या फिर घर पे, मतलब होता है ना भाई ईवी क्यों ले रहा है, क्योंकि ईवी अभी इंडिया में उतना बूम पे नहीं आई है। उस हिसाब से मतलब क्या क्या था उनका इस मामले में? मेरे घर वाले, इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान था कि मेरे क्या कहते हैं, पापा ने खुद ही बोला था मेरे को कि अब तू ईवी ले ले। अच्छा। बिकॉज वो भी देखते हैं गाड़ी कितनी चल रही है, रनिंग कितनी हो रही है ना। एंड डेली उन्हें पता है मुझे अप डाउन करना पड़ता है, दिल्ली से गुड़गांव, डेली दिल्ली से गुड़गांव करना होता है। तो मतलब इनफैक्ट ही वाज लाइक कि ईवी ले ले। तो उसके एंड एक और रीजन मेरा कर्व लेने का ये भी था कि टियागो पापा को पसंद नहीं आई। देख के बोलते क्या है छोटी सी गाड़ी। तो फिर मैंने कर्व दिखाई तो कहते ये बढ़िया लग रही है। तो फिर ये भी एक रीजन था, मैंने कहा चलो घर वाले भी खुश हैं तो ले ही लो। तो इरफान भाई, अगला सवाल ये है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं इसको लेके, तो इसके जैसे अपना पेट्रोल डीजल का तो ये है कि जगह जगह पेट्रोल पंप्स लगे पड़े हैं, फ्यूल पंप है, तो इसका कितना चार्जिंग स्टेशन है, कहाँ कहाँ है, और कितना इजीली मिल जाते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है? यार अभी तो हम होके आए हैं, शंकुला ले गए, चंद्रताल ले गए। हमको तो हर जगह मिले ही थे लगभग। ठीक है, ऐसे कोई चंद्रताल में सेल्टोस पेट्रोल सेल्टोस वाला पेट्रोल ढूंढ रहा था और वो चंद्रताल नहीं जा पाया था। ये तो लाइव बात है ना, ये लाइव बात है ना कि वो खुद नहीं जा पाया था। कहता हमारी प्लानिंग गलत हो गई, अब हम सीधा जो है लोसर निकल रहे हैं, और वहां पे भी हम बोतल में जो मिलता है वो वाला पेट्रोल, ब्लैक में जो मिलता है वो डलवाएंगे। और एक चीज और है जो नेक्सॉन और पंच और ये गाड़ियों से रीजन था कि मैंने ये ली, इसकी बूट स्पेस बहुत अच्छी है। बूट स्पेस तो भाई बहुत खतरनाक है। बूट स्पेस एक मिनट दिखाई देते हैं। बूट स्पेस खोलना जरा इसको। तो कितने लीटर का बूट स्पेस है इसका? 500 लीटर का बूट स्पेस है इसका। 500 लीटर भाई साहब, काफी बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव बूट स्पेस है, काफी बड़ा बूट स्पेस है। देखो कूपे डिजाइन है ना। हाँ, इसकी सेकंड रो में स्पेस कम है, लेकिन मेरे को सेकंड रो की नीड ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं सिंगल या हम मतलब गाड़ी सिंगल ही चलती है मोस्टली, तो सेकंड रो की एज सच कोई नीड पड़ती नहीं है। काफ़ी सारे ये सब चीज़ें ना कैलकुलेशन बना के मुझे लगा कि ये गाड़ी ठीक है, और मुझे अब ना 8-10 साल गाड़ी रखनी है।
ना तो बिल्कुल भाई, यही तो हाँ। मेरे ख्याल से 10 साल 12 साल रखने वाली गाड़ी है और और भी भाई ज्यादा। एक बात है कि अब जैसे मैंने ईवी पे शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मेरा प्लान यही है कि अब बहुत जल्दी मैं अपने घर की सारी, एटलीस्ट सारी भी नहीं तो एटलीस्ट एक आधी गाड़ी और जो है मैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अब एक ये बड़ी हो गई है, मतलब डिसेंट साइज की हो गई है। एक फिर भी अभी मुझे लगता है कि घर में एक छोटी गाड़ी और होनी मैं तो चाहिए। खुद लेने का सोच रहा हूँ, मतलब हाँ मैं अगली गाड़ी जो भी लूंगा इलेक्ट्रिक ही लूंगा, ये हाँ। बात कंफर्म है। जो कि इस ट्रिप पे जाके भी मेरे को समझ आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी बेस्ट है। और फिर सिटी में। सिटी में जो एक एंजाइटी होती है कि जब भी आप घर से निकलते हो, कोई हाँ आपके पास पेट्रोल डीजल गाड़ी है हाँ। बड़ी, तो हमेशा ही रहता है कि भाई पहले एक बार निकल रहे तो हाँ, 1000 रुपए का तो लगना ही लगना है, पेट्रोल या पेट्रोल लगना डीजल है, लगना डीजल ही लगना ही लगना है। लगना है भाई। फैक्ट है भाई। तो और ये एंजाइटीज में नहीं होएगी कि भाई सीधा चार्ज करो, फुल चार्ज करो घर पे करो और निकलो, जहाँ भाई। निकलना है वहां निकलो। जहाँ, अगला सवाल ये है कि जब गाड़ी लेने गए तो क्या इस पे कोई डिस्काउंट चल रहा था या फिर अरे नहीं यार, कोई डिस्काउंट नहीं है, बहुत लूट है। लूट 22 है? लाख रुपए एक शोरूम है इस गाड़ी का। हम्म। आई एम प्रिटी श्योर 94 92 94,000 की सिर्फ इंश्योरेंस करी है इस गाड़ी की। कहीं से भी नहीं है 94,000 की। क्यों? क्योंकि मेरे को गाड़ी चाहिए थी, हम्म। डिलीवरी। अच्छा ये है कि तो ये उन्होंने गाड़ी, फायदा उठाया कहीं ना कहीं इस चीज का। हाँ फायदा उठाया भाई। नंबर के लिए इतना मेरे को परेशान किया है। पहले दिल्ली, दिल्ली में फिर प्रॉब्लम आ गई कि दिल्ली में पहले दिल्ली के 6000 रुपए था रजिस्ट्रेशन, 6,700 रुपये उसके बाद कुछ ही दिनों रजिस्ट्रेशन है। बाद एक अपडेट सेम आई। डे जिस दिन सेम मैं डे पे, हाँ डिलीवरी ले रहा था, जिस दिन भाई मैं, जिस दिन डिलीवरी लेने गए थे हाँ, उसी दिन एक अपडेट आती है कि भाई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया। और कितना हो गया? 2 लाख। 2,20,000, दो लाख 10% बीस हो हजार गया। 10%। तो भाई वहाँ पे फिर 10% में तो ये 2,20,000 और पड़ रहा था। और उसके बाद भी भाई मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत, अरे बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है मतलब टाटा वालों से तो ना। मतलब गाड़ी को लेके खुश हो लेकिन गाड़ी को उनकी लेके सर्विस खुश से हो, खुश नहीं हो। टाटा की सेल्स और टाटा की आफ्टर सेल्स दोनों घटिया है। एमजी विंडसर ले लो भाई, सुन लो टाटा वालों। से अगर सेल्स और आफ्टर सेल्स अगर का मतलब इशू नहीं हैंडल कर सकते हो तो हाँ। लेकिन ये है कि शुरू के 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद अब चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल अब मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस टाटा आफ्टर सेल के साथ क्या रहा कि ये गाड़ी झांसी गई हुई थी, तो इसकी सेकंड सर्विस झांसी में हुई है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी टाटा वाले को सब पता था कि कैसे कर भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को कैसे, क्योंकि वो तो नॉर्मल शोरूम था। नॉर्मल ये आइस तो व्हीकल के लिए हाँ, ये तो जाती है सिर्फ टाटा ईवी डॉट एवी स्पेसिफिक पे। शोरूम पे। तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। और मेरे को बहुत ओनर्स ने बोला है कि टाटा के साथ ये है, पहले 1-2 महीने आपको थोड़ा चैलेंज आएगा, उसके बाद फिर आपको टाटा सही लगने लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 23-24 लाख की जितनी की भी पड़ी थी, हम्म 24 लाख हम्म। एग्जैक्ट कितने की पड़ी थी ये बताओ? यार ये मेरे को पड़ी देखो 22 विद लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन विद 22 इंश्योरेंस लाख सब। रुपए एक शोरूम था। हाँ हाँ। ठीक है, 90,000 के आसपास इंश्योरेंस थी। हम्म। ठीक है, 22-90। उसके बाद 22,500 के आसपास इस पे वो TDS कटा था, 1% कटता है, तो 23-10। और उसके बाद अराउंड अराउंड मेरे से कितने 70-1,000 रुपये और लिए थे इन्होंने इसके नंबर के रजिस्ट्रेशन के। क्योंकि हरियाणा में रजिस्ट्रेशन महंगी है, वैसे 56,000 की है, पर पता नहीं इन्होंने क्यों मेरे से 70,000 रुपये लिए थे, मुझे भी नहीं पता है। तो 70 वो लिए थे, मोटा मोटा 2380 2390 पड़ 2380 की गई थी। तो लगता है कि आगे भी इस गाड़ी के रेट बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। यार बिकने के भी ऊपर डिपेंड करता है वैसे। जो मैंने देखा है इलेक्ट्रिक गाड़ी के फिर धीरे धीरे जो है प्राइस कम ही हो जाते हैं। अब हैरियर ईवी आ जाएगी तो इसका प्राइस कम कर देंगे, बट क्या फर्क पड़ता है। ये मेरे को तो 60,000 रुपये बचा दी ना गाड़ी ऑलरेडी, मेरे को 2380 से ये 2320 तो की है पड़ रही भाई। है। तो ठीक है, मेरे को उस तो चीज़ मतलब का अगर नहीं है। गाड़ी चलेगी तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये तो भैया है रेट बढ़े अब या या ना? रेट कम हो, मैंने तो ले लिया है। सही बात है। अब मैंने महंगी ली सस्ती ली, मैंने ले ली है। जब गाड़ी एक गाड़ी नहीं दिखती थी क्या कहते हैं रोड पे, तब ये गाड़ी मेरे पास थी। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करके एक दिन बोलते कि कहाँ घूम रहा है, ऑफिस नहीं गया क्या? मैं ऑफिस में हूँ। मैंने कहा ऑफिस में हूँ, गाड़ी कहाँ है? पार्किंग में खड़ी है। अरे हमने अभी देखी वाइट कलर की ग्रीन नंबर प्लेट। मैंने कहा भैया और भी आ गई हैं रोड पे गाड़ियाँ। तो उन्हें लगा कि सही वाइट है। कलर की अगर कर वीवी जा रही है ग्रीन नंबर प्लेट तो वो हमारी ही है। हाँ। उस टाइम पे ले ली थी। तो ठीक है, बाकी यार मतलब पहाड़ पे चलाने का एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट नहीं, लेवल है। पहाड़ का तो एक नंबर था भाई। सिंगल ट्रांसमिशन और पूरी पावर है, मज़ा आता है चलाने में। सिटी में भी चलाने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिक का चलाने में मज़ा है नो डाउट। पेट्रोल डीजल का अपना अलग मज़ा है भाई, वो आवाज़, वो ग्रंट जो आता है स्पोर्ट कि मोड में तो भागती है भाई भाई ये। भागती है, प्लस ना मोटर एक आवाज़ भी हाँ। करती है, मज़ा आता है सुनने में, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं तो है। इरफान भाई जैसे हम स्पीति वैली गए थे, वहां पे काफी हम्म लोगों का रिएक्शन ये था कि भाई चंद्रताल लेक आप गाड़ी लेके आ गए हो, हम्म। तो
क्या कहते हो कि मतलब ये अगर चंद्रताल जा सकती है तो क्या ये इंडिया की कोई भी डेस्टिनेशन पे जा सकती है बिना, अगर जेनसेट ना हो हमारे पास, जनरेटर वगैरह ना हो, या फिर? अभी तो देखो धीरे धीरे पता चलेगा, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं तो पहली ट्रिप थी हमारी। बट लेकिन चंद्रताल हम कैसे गए थे, आज जनता को बता ही दो चंद्रताल कैसे गए थे। हम जब दिल्ली से निकले थे तो हमें ये था ना कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो एक काम करते हैं मनाली पहुंच जाते हैं, फिर मनाली पहुंच देखेंगे। जाते हैं, हाँ, ऐसा ही था, यही था भाई, ऐसा ही था या कुछ और था? नहीं मनाली फिर क्या तक का हुआ ही था? था। अब बताओ चंद्रताल कैसे पहुंचे थे, ये बता दो आप। भाई मनाली तक गए थे, ये कि भाई मनाली तक जाते हैं, क्योंकि मनाली जाना भी बहुत बड़ी बात है अगर कोई एवी दिल्ली से मनाली जा रही है। और क्या हमने निकलने से पहले सारी प्लानिंग कर ली थी 5 दिन की ट्रिप की? कोई कि भाई प्लानिंग नहीं करी थी, होटल बुक कर लिए हो, कुछ कोई कर प्लानिंग लिया नहीं हो? करी थी, ना होटल की, ना चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर है, ना उसकी, मतलब ये तो पता था हमको कि वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन ये था कि हम रास्ते में ही देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ कहाँ है। हाँ, ठीक है, ये था कि यहाँ से रूपनगर पहुंचेंगे और रूपनगर से मनाली पहुंचेंगे। रूपनगर की फिर भी थोड़ी रिसर्च कर ली थी हमने कि कितना दूर है। उसके बाद मनाली पहुंच के हमने वहाँ पे डिसाइड करा सोने से पहले कि कल क्या करना है, तो अचानक से प्लान बना कि चंद्रताल चलते हैं। तो थोड़ी सी वो डिस्कशन भी हुई थी कि कैसे जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। तो भाई अब इरफान भाई चला ही रहे हैं 2 महीने से गाड़ी, तो इरफान भाई को लगा कि हो सकता है। तो बस ये सोच के हम चले गए, और हमने सिंगल चार्ज करी थी वहाँ पे गाड़ी, मतलब फास्ट चार्जर से, होटल में ही था फास्ट चार्जर वहाँ पे हमने, हाँ मनाली में ही, वहाँ पे हमने चार्ज करी। और भाई वहाँ पे हम 68% हमको पहुँचने में लग गए। फिर वहाँ पे जाके फिर एक एंजाइटी हुई, रेंज एंजाइटी की वापस कैसे आएंगे। भाई 32% दिख रहा है, तो 32% पे वापस मनाली कैसे आएंगे। तो वही उस बार फिर इरफान भाई ने फिर ये बोल के दिलासा दिया कि पहुंच जाएंगे। और पहुंच गए ना, और पहुंच गए, और 16-17% बैटरी बची भी हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि जब हम पेट्रोल डीजल गाड़ी से भी ट्रिप करते हैं, हम ऐसे ही तो जाते हैं ना, हम कोई प्लानिंग तो भाई मुझे तो लगा नहीं कोई प्लानिंग लगी। एटलीस्ट चंद्रताल और शिंकुला के लिए तो मुझे कोई प्लानिंग लगी नहीं इस गाड़ी में। हाँ, लद्दाख के लिए डेफिनेटली प्लानिंग करनी पड़ सकती है, तो ठीक है ना, कर लेंगे। इसके अलावा लद्दाख छोड़ दो, इंडिया में बाकी और कहीं एक बंदा है, मैं उसको वीडियो देख रहा था, उसने भी कर्व लिया, वो अभी कर्व लेके कृष्ण ये कन्याकुमारी तक होके आ गया। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम है। जब मैंने धीरे धीरे वो देखा, चार्जर्स देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, भर भर के चार्जर्स हैं, भर भर के। गाड़ी का लगभग 80-90% तो रिव्यू दे दिया है हमारे इरफान भाई ने, जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं भाई। बाकी और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में डाल देना भाई, कमेंट में डाल देना, हम दूसरी वीडियो बना देंगे उन सारे सवालों को लेके, और वो दूसरी वीडियो फिर से डाल देंगे। तो अगर अब भाई, अब मैं थोड़ा सा गाड़ी पे आ जाता हूँ, इसके एक्सटीरियर पे। तो जो मुझे भी लगा, थोड़ा सा हो सकता है पब्लिक को भी लगा हो कि भाई गाड़ी के ना ये अलॉय ऐसे क्यों है, मतलब इस अलॉय को देख के ना ऐसा लगता है कि मतलब एक तो कहीं ना कहीं मेरे को ना इरफान भाई अलॉयस को देख के लगता है जैसे कॉन्सेप्ट कार्स के अलॉय नहीं होते, जैसे ऑटो एक्सपो में खड़ी रहती हैं। तो मतलब ये उन्होंने शायद बोला था कि अलॉय व्हील नहीं है, ये रिम है। नहीं, ये क्या है एक्चुअली, ये है अलॉय व्हील ही। अच्छा, अलॉय व्हील लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है ना, तो एरोडायनेमिक्स ना खराब हो। जैसा देखा है ये गाड़ी, मतलब बहुत इजीली जो है आपका फ्लोट करती है बिना रेस दिए, जो अपने भागती है आगे। तो उस वो एरोडायनेमिक्स को परफेक्ट रखने के लिए ऐसे अलॉयज हैं। ऑल्दो मैं बीच में स्टार्टिंग में लेने के टाइम पे सोच रहा था कि इसमें मैं जो पेट्रोल डीजल वाले अलॉयज हैं वो लगवा दूंगा इसी के, बट फिर मैंने कहा छोड़ो यार जो है। और मेरे को इतना ना अलॉयज का इतना कोई खास क्रेज भी नहीं है। मेरे को एक्चुअली क्या है, इसकी बैक लुक है जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगी, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने ये गाड़ी ली। चलो, तो भाई टायर का भी पता चल गया कि ऐसे क्यों है, मतलब इसके अलॉयज ऐसे क्यों हैं। 18 इंच का टायर है। 200। तो इरफान भाई ये टायर चेंज कराने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, बहुत शुरू में मुझे लगा था कि टायर चेंज कराना चाहिए क्योंकि ये ग्रिप है, ये लो रेजिस्टेंस टायर है। बट लेकिन क्या कहते हैं, नहीं यार ये बहुत बढ़िया टायर है, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी श्रृंखला वाली ट्रिप में भी और इधर चंद्रताल में भी, और चलेंगे भी अच्छा खासा है। इन टायर के लिए बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 लाख किलोमीटर तो कहीं नहीं गए क्योंकि लो रेजिस्टेंस है। ये कुछ बातें हुई थी इरफान भाई से, अब थोड़ी इंटीरियर की बात करते हैं। जो कि मुझे लगता है अंदर बैठ के करते हैं। चलो भाई गाड़ी के अंदर मिलते हैं। चलो, तो भाई गाड़ी के अंदर आ गए हैं। तो इरफान भाई कुछ इंटीरियर को लेके सवाल है। हाँ, अब देखो जैसे अभी ये है कि कितना 9409 चल चुकी है टोटल। अभी ये देखो 98% पे 395 की रेंज दिखा रहा है। अच्छा। अब जिसका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 317 दिखा रहा है ना,
वो 317 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। अच्छा वैसे इसका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन सिटी में मेरा जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है 120 से 130 के बीच में, समझा। जिसमें ये 420 से 450 की रेंज निकाल रही है। अच्छा। अगर 130 है तो ये 420 तक चलती है, 400 टू 420। 130 है तो, और अगर ये 130 से कम है तो मतलब उतने एक्स्ट्रा चलती जाती है। समझा। तो मेरा 124, 126, 123 इस पे रहता है नॉर्मली सिटी में। प्लस ये है कि मेरा अभी शिफ्ट टाइमिंग ऐसा था कि वापस आते टाइम मेरे को रोड एकदम खाली मिलती थी। तो अच्छा अब मैं अब डे में जाया करूँगा ऑफिस, तो जाने में भी ट्रैफिक मिलेगा, आने में भी ट्रैफिक मिलेगा, तो हो सकता है 420 ना चले, कम चले। तो इरफान भाई जैसे कि इसमें 360 कैमरा लगा हुआ है, इसमें देखो भाई 360 कैमरा, तो जो और इसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम आती है कि मतलब सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, फिर 360 कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो प्रॉब्लम दे रहे हैं? ये 360 कैमरा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम्म। तो बढ़िया है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि एडास है, फ्रंट सेंसिंग, ये क्या कहते हैं, फ्रंट वो है, कोलिजन असिस्ट है। तो एक आधी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी ने ना कम स्पीड पे, जैसे मैं पार्क कर रहा हूँ और सामने से कोई आ गया एकदम से, तो एकदम से ब्रेक ले लिया। अच्छा। बट अच्छा। फिर उसकी वो मैंने जो है हाई से मीडियम कर दिया, अच्छा। तो अच्छा। उसके बाद वो प्रॉब्लम आनी बंद हो गई। ठीक तो ठीक। एडास की वो एक इशू था, बाकी एडास भी ठीक है, कभी हाईवे पे तो बहुत कन्वीनियंट है। सिटी के लिए एडास फिर भी थोड़ा इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से अभी भी जो है टाइम लगेगा चीज़ों को ना, इंडियन, क्योंकि एडास जो है वो है रूल फॉलो करने वाले ड्राइविंग के हिसाब से, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं करता है। तो बट ये था कि 70,000 रुपये का डिफरेंस था इससे नीचे वाले मॉडल में और इसमें, जिसमें एडास नहीं था। तो मैंने कहा यार ईवी है, बाहर से कुछ करा नहीं सकते, और लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी लेनी है तो टॉप मॉडल ही लो, ताकि लंबे टाइम तक तुम फिर अब इसको चलाओ। तो भाई वैसे तो गाड़ी फुल्ली लोडेड है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, लग रही कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी यार आजकल के फीचर्स जैसे आ रहे हैं गाड़ियों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को लगता है कि वो और होना चाहिए था। कहने को ये कह सकते हैं कि पीछे वाले शीशे पे इसमें वाइपर नहीं है, तो वो कह सकते हैं। बारिश में मैंने देखा है कि पानी जो है फ्लोट कर जाता है, बट ये है कि हाँ होना चाहिए था तो बेटर रहता। बाकी और पीछे कुछ वाला नहीं, वाइपर, पीछे वाइपर, बाकी सब बाकी संतुष्ट हो गए तो गाड़ी से, पूरे फुल्ली पूरा। सेटिस्फाइड हाँ है। हाँ। गाड़ी तो अभी भी लॉन्च हुई है, पब्लिक रिएक्शन क्या है जो बाहर सड़कों पे गाड़ी देखते हैं? किसी ने कुछ पूछा या कुछ भी मतलब? यार लोग मिले हैं, लोगों ने रोक रोक अच्छा, के रोक प्राइस रोक के। पूछा है, कैसी गाड़ी है कैसी नहीं है। लुक्स के लिए आज तक किसी ने बुराई नहीं करी, सबने बोला बहुत अच्छी लुक है, बहुत अच्छी लुक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ थोड़ा सा लगती है कि अभी जैसे 2-2.5 महीने 3 महीने हो चुके हैं लॉन्च किए हुए, इतना रोड पे ना गाड़ी दिख नहीं रही है। मे बी बिकॉज जो है फर्स्ट उसमें जो छुटपुट इश्यूज आए तो लोग थोड़ा शर्मा, लोग मतलब सोच रहे होंगे सोच कि रहे अभी होंगे। अभी लॉन्च हुई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक साल, फिर करेक्ट खरीदेंगे। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये है कि गाड़ी नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और कंपेयर टू टाटा प्रोडक्ट्स फिट एंड फिनिश में भी बहुत बेटर है। पुराने जो और टाटा के प्रोडक्ट्स हैं उनसे फिट एंड फिनिश में भी बहुत बेटर है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि ये गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि लुक्स में लोगों ने सिर्फ तारीफ़ें करी हैं। लोग बोलते हैं कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, और क्या कहते हैं, बड़ी गाड़ी लगती है, छोटी नहीं लगती है। और अगर क्रेटा सेल्टॉस के कंपैरिजन में अगर देखें ना, अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात ना करूँ, क्रेटा सेल्टॉस डीजल, पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल को अगर मैं ईवी से भी कंपेयर करूँ ना, ऑल्दो अलग कंपैरिजन है, बट ये गाड़ी उतने प्राइस में ज़्यादा सेंस बनती है, क्योंकि ये एटलीस्ट तुम्हें हर महीने तुम्हें बचा के देगी पैसे, अगर तुम्हारी रनिंग है तो। और हम सस्पेंशन की बात करें तो देखो, वैसे तो हम होके आ गए चंद्रताल, तो मेरे हिसाब से तो सस्पेंशन एक नंबर है भाई। और मैंने ऐसे सस्पेंशन अभी तक जितनी भी मैंने गाड़ियां चलाई हैं मैंने नहीं देखे भाई, चाहे मैंने मर्सिडीज ही क्यों ना चलाई हो, क्योंकि हमने इसको भगाया वहाँ पे 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे। वो चंद्रताल वाले रोड पे जो रोड बन रहा होता है उसमें वो मोटे मोटे पत्थर रहते हैं ना, लेकिन उसको एक रोड रोलर से उसको फ्लैट करते जाते हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का हल्का बम्प आता रहता है, तो वो उसमें फील ही नहीं हुआ। हाँ, तो उसके दो रीजन है, एक तो गाड़ी के सस्पेंशन नो डाउट बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा है इसका गाड़ी क्योंकि ईवी है, मुझे लगता है कि अगर सेम हम ये पेट्रोल या डीजल चलाएंगे ना तो वो उतना सस्पेंशन वहाँ पे भी उतना अच्छे से काम करेगा, सस्पेंशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा गड्ढों में। लेकिन हाई स्पीड पे जो इसका स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी मतलब हाईवे पे अगर आप 120, 130, 110, 100, 90, 80 किसी पे भी चल रहे हो, हाईवे पे स्टेबिलिटी इसकी सिडान वाली है, क्योंकि बैटरी पैक नीचे है।
तो सस्पेंशन से, ड्राइविंग डायनेमिक्स से, चाहे टियागो हो, मैंने पंच और नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली नहीं थी, मैंने टियागो की टेस्ट ड्राइव ली थी और इसकी ली थी। टियागो का भी ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छा था और इसका तो नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग डायनेमिक्स है। समझा। अगर मैं हेडरूम की बात करूं इरफान भाई, तो ये स्पेस तो कम है ही, हेडरूम चाहे हेडरूम ले लो। अब ये लगा लो कि मेरे और इरफान की 6-6 फुट हाइट होगी भाई, हाँ। हेडरूम उस हिसाब से देख लो 6 फुट अब बंदे जैसे के लिए अगर मैं इसको बंद कर दूं तो स्पेस ज्यादा बचता नहीं है, ऑल्दो ये वाली सीट फिर भी थोड़ा ऊंची कर रखी है, तो हेड रूम हो गया लेकिन या पीछे का स्पेस हो गया, डेफिनेटली जितना प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। और पीछे वालों के लिए हेडरूम कम ही होगा, कम ही है क्योंकि कूपे डिजाइन है। हाँ मतलब, और लेग स्पेस की बात करी जाए तो लेग स्पेस भी यार ठीक है, मतलब ज्यादा होना चाहिए था, खासकर पीछे वालों के लिए, खासकर पीछे वालों के लिए, क्योंकि अगर 2 बंदे चला रहे हैं तो हम तो इसको सीट को पूरी पीछे करके आराम से चला सकते हैं, लेकिन हमारे ही जैसे बंदा, हाइट का बंदा अगर 6 फुट का पीछे बैठेगा तो प्रॉब्लम होगी। अब आ जाते हैं भाई सीट कंफर्ट पे। सीट कंफर्ट में यार मेरे को तो मतलब वैसे तो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ये सब चीज़ों के बेनिफिट हैं, बट मेरे को लगता है कि वेन्यू की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मतलब जो पहले चला रहे थे। हाँ, वेन्यू की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वेन्यू से मैंने मुंबई से दिल्ली किया है नॉन स्टॉप, पुणे से दिल्ली नॉन स्टॉप किया है, तो कंफर्ट उसमें अच्छा खासा है, इसमें भी है नो डाउट, बट इसका ना सीट की देखो जैसे चौड़ाई ना कम है, अब जैसे हम दोनों की यहाँ से बाहर निकल रहा है सीट, ये कवर नहीं कर रही है पूरा। अच्छा, ये भी थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ये चौड़ा होना चाहिए था थोड़ा, और पूरा ऐसे कवर करना चाहिए ताकि कंफर्टेबल रहता। हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, हेडलाइट का थ्रो मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा है, हेडलाइट का थ्रो काफी अच्छा है। ये अभी लो बीम है और उसमें इसको हाई बीम करूंगा, देखो भाई अभी रात अंधेरा हो गया है तो अच्छा खासा इसका थ्रो है। जैसे यहाँ पे देखो, अब जैसे कैमरे में दिख रहा है, ये पूरा ये हेडलाइट का थ्रो है, ये जो लाइन आ रही है, अब इसको अगर हाई बीम करेंगे जैसा, अब इसको अगर हम हाई बीम करते हैं, ये देख रहे हो, तो पूरा प्रॉपर अच्छा थ्रो है हेडलाइट, नो डाउट भाई, हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा। घर में आ गई है टाटा कर्व भी, तो इससे आगे इरफान भाई क्या क्या प्लान है, कहाँ ले जाने के प्लान है टाटा कर्व? मैं तो सीधा सा फंडा है, जो कमेंट्स में, अब जैसे अभी एक कमेंट आया है कि लद्दाख लेके जाओ, तो अब जो है लद्दाख लेके जानी है, प्लस क्या कहते हैं कश्मीर के लिए आया है, कश्मीर के लिए आया है, कश्मीर लेके जानी है। एक लेटेस्ट कमेंट आया नॉर्थ ईस्ट के लिए, भाई नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से आज ही आया कमेंट, तो भाई वहाँ फिर मतलब जो लोग बोलेंगे कि भैया आप इसको चेक करो, टेस्ट करो, चलाओ, हमें तो शौक ही है घूमने का, हम और अब एक एक्साइटमेंट भी आ गई है लाइफ में कि कुछ नया कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल डीजल गाड़ी के साथ बहुत कर लिया है, बहुत लंबा लंबा ट्रैवल कर लिया है, तो अब ईवी से करना है ये सब चीज़ें। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें ईवी रिलेटेड है तो भाई कमेंट्स में पूछ लो, या इस गाड़ी रिलेटेड है कमेंट्स में पूछ लो, और अगर हमें लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो हम एक पार्ट 2 बना देंगे ओनरशिप रिव्यू का, है ना, और अगर लगेगा कमेंट्स में ही कवर अप हो जाएंगे क्वेश्चन तो कमेंट्स में ही रिप्लाई करके कवर अप कर देंगे। तो भाई सवाल सारे खत्म हो चुके हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लेना, उसका जवाब कमेंट में दे देंगे। अगर लगता है कि इस चीज़ के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए टाटा कर्व ईवी को लेके, तो उस चीज़ के भी ऊपर हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो भाई आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को कितने नंबर दिए जाएंगे इरफान भाई? अगर मैं सिर्फ गाड़ी की बात करूं तो मेरी जितनी भी नीड्स थी सारी सेटिस्फाइड है, मैं एकदम खुश हूं, मैं तो 10 on 10 दूंगा गाड़ी को, प्रोडक्ट को तो मैं 10 on 10 दूंगा। ओवरऑल पैकेज जिसमें मतलब आफ्टर सेल सर्विस से प्री सेल्स, आफ्टर सेल्स और बाकी सब चीज़ें आ जाती, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं 2 नंबर तो कम से कम काट लूँगा, लेकिन गाड़ी के लिए मैं 1 भी नंबर नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरी नीड के हिसाब से गाड़ी बहुत सही है। हो सकता है किसी को अगर नीड अलग हो तो उसके लिए सूटेबल ना हो, बट मेरी जो नीड है, प्राइमरी नीड, वो उसको ये गाड़ी बहुत हर तरीके से सेटिस्फाई करती है। अगर आप लोगों को भी टाटा कर्व ईवी खरीदनी है तो वही खरीद सकते हैं, क्योंकि इरफान भाई ने 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये बोल रहा 10 में से 10 नंबर दिए हैं, जिसमें कि ये हाईवे, एक्सप्रेसवे, डाउन हिल, अप हिल, पहाड़ों पे और ऑफ रोडिंग और हाई एलिवेशन, ये 10,000 किलोमीटर सब कवर किया है। देखो शिंकुला पास, माउंटेन पास पे गए जो कि लद्दाख में पड़ता है, 16,000 फीट पे है। चंद्रताल लेक जो कि 14,000 फीट पर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं 100 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, और आपका सिटी में, दिल्ली सिटी में चलती है। तो ये सब चीज को देखते हुए इरफान भाई ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं
10,000 किलोमीटर चलाने के बाद। मेरे यूज के हिसाब से तो परफेक्ट है। और बाकी भाई देख लो, आपको दिखा देता हूँ, ये 9,409 चल चुकी है और 2-4 दिन में ये 10,000 चली जाएगी। हाँ चली जाएगी, अभी वीकेंड से पहले 10,000 हो जाएगी। अच्छा लगा इरफान भाई ओनरशिप रिव्यू लेके, और आगे कोई भी गाड़ी लेंगे तो ईवी ही लेनी है, मैं भी ईवी लूंगा, उसका भी हम ऐसे ही रिव्यू देंगे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। करते ही नहीं भाई, इतनी मेहनत करते हैं 94 भाई। कमेंट में तो लिख देते हैं कि इतना रिस्क मत लिया करो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे भाई। सब्सक्राइब कर दे, मेहनत हो रही है यार, इतनी है। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में।